आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारा नया टॉपिक है आयन। आयन क्या होता है आपको ये समझ लीजिए, परिभाषा आप नोट से रट लीजिएगा। आयन को हम समझा रहे हैं, कोई भी यौगिक है, कोई भी यौगिक अगर धातु और अधातु से बना हुआ है, ठीक है, धातु और अधातु से बना हुआ है, तो उसके ऊपर कुछ धन और ऋण आवेश होते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हम सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम जो है धातु है, क्लोरीन जो है अधातु है, तो इसके ऊपर कुछ आवेश होते हैं। जैसे सोडियम पे धन आवेश होता है और क्लोरीन पे ऋण आवेश होता है। इसी आवेशों को हम बोलते हैं आयन, ठीक है। या हम कह सकते हैं कोई भी विद्युत आवेशित समूह या मूलक आयन कहलाता है। मतलब कोई भी ऐसा आपको समूह दिख जाए, ठीक है, या मूलक दिख जाए जिस पे आवेश हो, आवेश का मतलब उस पर माइनस या धन का चिन्ह हो, ठीक है। जैसे हमने लिख दिया SO4 पे 2 माइनस, तो ये भी आयन हो गया। कौन सा आयन हो गया? ऋण आयन हो गया, ठीक है। तो उसी तरह या हमने लिख दिया जैसे H2SO4, ठीक है, तो इसमें अगर आयन बनाएंगे तो 2H प्लस और SO4 पे माइनस, ये आगे चल के बता दिया जाएगा कि ये प्लस माइनस, तो ये हो गया आयन। जैसे इस पे प्लस है, इस पे माइनस है, तो ये भी आयन हो गया। इसके ऊपर भी माइनस है, ये भी आयन हो गया, ये भी आयन। अगर धन आवेश है तो धन आयन कहेंगे, और ऋण आवेशित है तो ऋण आयन बोलेंगे, ठीक है। तो ऐसे आपका आयन हो गया। मतलब कोई भी पदार्थ है या कोई भी परमाणु या परमाणु का समूह है जिस पे क्या हो, धन या ऋण आवेश होता है, तो उसको हम आयन बोलते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसी जगह मूलक या समूह। मूलक या समूह ये क्या होता है? ये परमाणु या परमाणुओं का समूह होता है जिस पे एक या एक से अधिक धन आवेश हो या फिर ऋण आवेश हो, पर उनमें से उनकी एक संयोजकता फ्री हो, स्वतंत्र हो, मतलब किसी के साथ जुड़ने के लिए, उसे हम मूलक बोलेंगे। जैसे कि सभी आयन हो जाएगा, यानी आयन भी मूलक या समूह में आ जाएंगे, ठीक है। इन दोनों का थोड़ा सा परिभाषा अलग अलग है। इसमें आयन का परिभाषा है कि कोई पदार्थ यदि धातु व धातु से बना है तो वह धन और ऋण आवेश से मिलकर बना होता है। उन धन और ऋण आवेश को आयन कहते हैं। और मूलक या समूह का दोगे तो परमाणु या परमाणुओं का समूह जिस पर धन या ऋण आवेश होता है उसे हम मूलक कहते हैं, जिनकी एक संयोजकता स्वतंत्र होती है। ये होता है समूह या मूलक। तो हमें मूलक और समूह की फिर से अलग से हमें एग्जाम्पल नहीं देना, ये सब आ जाएंगे उसी में, ठीक है। उसी तरह फास्फेट आ जाता है PO4 पे 3 माइनस, तो ये भी क्या है? एक तरह का समूह है, आयन है, जो भी कह सकते हो। चलिए अब आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है संयोजकता। देखिए संयोजकता को अच्छे से हम तब समझेंगे जब हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा। तो जब अगला हम चैप्टर पढ़ेंगे परमाणु संरचना, जो कि आपके सिलेबस का लास्ट चैप्टर होगा, तो उसमें आपको बता देंगे बढ़िया से कि कैसे संयोजकता होगा। पर यहाँ पे बस छोटा सा आप समझ लीजिए, छोटे संक्षिप्त रूप में। संयोजकता क्या होता है कि कोई भी तत्व किसी दूसरे तत्व से क्रिया करता है या संयोग करता है, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, वहीं उसकी संयोजकता कहलाती है। कुछ चीज़ें हैं जिसको आप रट लीजिएगा यहाँ पे। जैसे सोडियम है, सोडियम की संयोजकता 1 होती है, ठीक है। मैग्नीशियम जो है उसकी संयोजकता 2 होती है। एल्युमिनियम होता है, उसकी संयोजकता 3 होती है। कार्बन ऐसे ही हो जाएगा, तो उसकी संयोजकता 4 होती है। ये आपको फ़िलहाल के लिए इस पार्ट में आपको रटना होगा। हम कुछ चीज़ों को, कुछ तत्व लिख देंगे, उसकी संयोजकता आपको लिख करके बता देंगे कि इसका आप संयोजकता याद रखिए। या फिर एक चीज़ और कह सकते हैं, जितने आयन होते हैं किसी परमाणु पर या परमाणुओं के समूह पर, जितना आयन होता है वहीं उसकी संयोजकता है। जैसे मान लो हमने कह दिया कि भाई SO4 पे 2 माइनस, इसकी संयोजकता क्या होगा? तो आप केवल बताओगे 2। जैसे हमने बता दिया NH4 प्लस, तो इसकी संयोजकता 1, ना तो प्लस कहोगे ना तो माइनस कहोगे, ठीक है। यहाँ SO4 पे 2 माइनस है, तो इसका मतलब -2 नहीं लिखोगे, बस 2। यहाँ प्लस है तो भी 1 नहीं लिखोगे, यहाँ प्लस माइनस नहीं लगाना है, यानी संयोजकता धनात्मक या ऋणात्मक नहीं होती है।
ठीक है। तो यहाँ पे जैसे इसकी बात कर दिए, ऐसे ही हमने कह दिया PO4 पे 3 माइनस, तो इसकी संयोजकता कितना हो गया, 3 हो गया। ऐसे ही हमने कह दिया Mg पे 2 प्लस का मतलब 2 संयोजकता, ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना है। तो फिलहाल जितना हम बताएंगे उसको ही याद रखिएगा, उसी से हम कुछ यौगिक बनाना आपको सिखा देंगे कि कैसे यौगिक बनता है। फिर ये आपस में जुड़ते हैं, फिर टूटते हैं, फिर टूटते हैं, फिर जुड़ते हैं, कैसे होता है सारी चीज़ें होगा। जैसे देखिए सोडियम का हमने 1 लिखा, इसका मतलब इसके ऊपर प्लस होगा, इसके ऊपर 2 प्लस होगा, इसके ऊपर 3 प्लस होगा, इसके ऊपर 4 माइनस होता है। तो इस तरह से इसकी संयोजकता 4 हो गई, इसकी 3 हो गई, इसकी 2 हो गई, इसकी 1 हो गई। अगर आप संयोजकता को जान लिए तो इसके ऊपर कितना आयन है वह भी बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने SO4 की संयोजकता 2 लिखा, तो आपको पता होना, अब ये 2 होगा मतलब इसके ऊपर 2 माइनस होगा। ये आप आज देख लिए तो आप इसको रट सकते हैं। कैसे होगा वह आगे जब बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो सारी चीज़ें समझाएंगे। तो फिलहाल इतना आप समझ लीजिए कि संयोजकता क्या होता है कि कोई परमाणु दूसरे परमाणु से संयोग करता है तो उसमें जितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होता है या साझेदारी होता है वहीं उसकी संयोजकता होती है। चलिए, तो संयोजकता आप समझ गए क्या होता है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक मोल अवधारणा। मोल अवधारणा, मोल अवधारणा क्या होता है? जैसे आपने मात्रक समझा होगा, जैसे मूल मात्रक 7 होते हैं, 7 तो मुझे याद नहीं है, बस बता रहे हैं कि मोल जो होता है यह भी एक तरह का मूल मात्रक होता है, यह द्रव्यमान का मूल मात्रक होता है, ठीक है। जैसे कि क्या बोलते हैं, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। वैसे ही जैसे ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन या डिग्री सेल्सियस, या फिर कह सकते हैं द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वह मूल होता है, ठीक है। ऐसे बहुत से 7 मूल राशि आपने पढ़ा होगा या पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान में। तो मोल जो होता है यह द्रव्यमान का मूल राशि होता है। मोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले अष्टवाल्ड ने किए थे। मोल का मतलब होता है ढेर, ठीक है। ढेर मतलब किसी चीज़ को इकट्ठा हो जाता है तो उसको ढेर बोलते हैं ना, तो वहीं ढेर। तो मोल शब्द का प्रयोग किसने सबसे पहले किया था? अष्टवाल्ड ने। और मोल का अर्थ होता है ढेर, ठीक है। अब हम जान लें एक मोल क्या होता है। एक मोल किसे कहेंगे? किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उस पदार्थ के कण 2, 3 × 10⁻23 कण विद्यमान होते हैं, उसे हम बोलते हैं एक मोल। यानी कोई पदार्थ है, अगर उस पदार्थ के जो कण हैं वह इतने हो जाएंगे तो उसको हम बोलेंगे एक मोल। यानी एक मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा होती है जिसमें उसके 6.023 × 10⁻23 कण विद्यमान होते हैं, उसे हम बोलते हैं एक मोल, ठीक है। तो मोल के बारे में बस इतना है कि मोल क्या होता है? द्रव्यमान का मूल मात्रक होता है। और मोल शब्द का प्रयोग अष्टवाल्ड ने किए थे। मोल का अर्थ होता है ढेर, और एक मोल क्या होता है? पदार्थ की वह मात्रा होती है जिसमें उसके 6.023 × 10⁻23 कण विद्यमान होते हैं। कण कह लो, चाहे परमाणु चाहे अणु विद्यमान होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? मोल बोलते हैं, एक मोल बोलते हैं, ठीक है। तो एक मोल बराबर क्या हो जाएगा? 6.023 × 10⁻23 कण कह लो, परमाणु कह लो, अणु कह लो, जो भी कहना है कह सकते हैं। अब यहाँ पे एक सूत्र आपको बता दें कि अगर कभी मोल निकालना पड़ जाए, जैसे मोल क्या होता है, तो भार बटे अणु भार। अणु भार क्या होगा? देखिए, भार का मतलब हो गया, जैसे मान लें हम कह दिए कि 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस में कितने मोल होंगे? 2 ग्राम जो है हाइड्रोजन का वह हो गया भार, और इसका जो अणु भार हाइड्रोजन का निकलोगे, हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होता है वहीं इसका अणु भार हो जाएगा। तो अणु का मतलब कि इसमें 2 हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब कि 1 × 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यह इसका अणु भार निकल जाएगा, यानी 2 हो गया अणु भार, और भार भी 2, यानी 1 मोल हो जाएगा अगर कटाएंगे तो। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड मान लो हम कह दिए कि भाई 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें कितने मोल होंगे? तो 44 का मतलब कि भार हो गया 44 बटे इसका
आप याद रखिएगा कार्बन का जो परमाणु भार होता है वह 12 होता है। तो आज के लिए 12 आप याद कर लीजिए, कैसे आएगा उसको बाद में देखा जाएगा। ऑक्सीजन का जो परमाणु भार होता है वो होता है 16। तो 1 का 16 तो 2 है तो 2, सबको करेंगे तो आपका 44 ये भी आ जाएगा, यानी 44/44 तो आ जाएगा कितना, 1 आ जाएगा, यानी 1 मोल हो जाएगा। यानी कि 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मोल होंगे, 1 मोल होंगे। 2 ग्राम हाइड्रोजन में कितने मोल होंगे, 1 मोल होंगे। ऐसे अलग अलग वैल्यू दिया रहेगा, अलग अलग मान दिया रहेगा, तो आप अलग अलग तरह से आएगा, ठीक है। तो उसमें अब पूछ देगा कि इसमें कितने 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु हैं। तो भाई 1 मोल में पहले मोल निकालोगे, 1 मोल आ गया, 1 मोल में कितने, तो इतने, मतलब 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में इतना अणु कार्बन डाइऑक्साइड का होगा। तो इसके बारे में न्यूमेरिकल बाद में कर लेंगे, फ़िलहाल थ्योरी को समझते हैं। चलिए, तो मोल को आप समझ गए क्या होता है मोल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र क्या होता है, कोई भी यौगिक होता है उसके परमाणुओं को प्रतीकों के रूप में लिखने पर जो सूत्र प्राप्त होता है उसे ही हम रासायनिक सूत्र कहते हैं। मतलब क्या हुआ, जैसे हमें मान लो जल कह दिए, जल क्या है, यौगिक है, उसके जो परमाणु हैं उसको प्रतीकों के रूप में लिख देंगे तो वह क्या कहलाएगा, सूत्र कहलाएगा। जैसे हमने कहा भाई जल का सूत्र लिखिए, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई जल में क्या क्या होता है, 2 हाइड्रोजन होता है, 1 ऑक्सीजन होता है, तो उसके प्रतीकों को हमें लिख देना है। 2 हाइड्रोजन मतलब H2 और 1 ऑक्सीजन मतलब O। तो यह हो गया हमारा रासायनिक सूत्र। तो जो रासायनिक सूत्र होता है वह 3 टाइप का होता है। एक मूलानुपाती सूत्र होता है, एक अणु सूत्र होता है, एक संरचना सूत्र होता है, ठीक है। तो मूलानुपाती सूत्र क्या होता है उसको जान लेते हैं। मूलानुपाती सूत्र का मतलब होता है किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं का सरल अनुपात को ही हम बोलते हैं मूलानुपाती सूत्र, यानी किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं के सरल अनुपात को हम बोलते हैं मूलानुपाती सूत्र। जैसे कि मान लो हमने लिख दिया C6H12O6, अब इसका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा, तो परमाणुओं का सरल अनुपात निकालेंगे तो 1:2:1 आएगा। तो यानी इसका मूलानुपाती सूत्र क्या हो गया, CH2। मूलानुपाती सूत्र निकालने की विधि भी होती है जो आगे वाली क्लास में बता देंगे, ये थोड़ा लंबा होगा। इसके बाद ऐसे ही हम कह दें CH3COOH, ठीक है। अब इसका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा, तो जो परमाणु उसका सरल अनुपात निकाल दीजिए। तो 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन, मतलब इसका भी क्या हो जाएगा, CH2O, ठीक। तो ये हो गया मूलानुपाती सूत्र, यानी किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं के सरल अनुपात को हम बोलते हैं मूलानुपाती सूत्र। फिर है अणु सूत्र। क्या होता है, किसी यौगिक में जो उपस्थित परमाणु होते हैं उनकी वास्तविक संख्या को हम बोलते हैं अणु सूत्र, यानी कोई भी यौगिक है उसमें जो परमाणु हैं वाकई में यानी वास्तविक रूप से उसमें कितने परमाणु हैं उसको बोलते हैं हम अणु सूत्र। जैसे कि ग्लूकोज का अणु सूत्र क्या होगा भाई, जितना उसकी वास्तविक संख्या उसको बताना होगा। जैसे कार्बन 6, हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन 6 है, तो इसकी यह वास्तविक संख्या हो गया, जबकि ये क्या हो गया, सरल अनुपात हो गया परमाणुओं का। फिर इसके बाद है आपका संरचना सूत्र। संरचना सूत्र यह बताता है कि कोई भी यौगिक है उसमें जो परमाणु हैं वह आपस में किस प्रकार से जुड़े हुए हैं उसको बताता है। यानी संरचना सूत्र यह प्रदर्शित करता है कि किसी यौगिक में परमाणु आपस में किस प्रकार से जुड़े हैं, उसे हम बोलते हैं क्या, संरचना सूत्र। जैसे कि हम देख लेते हैं, जैसे CH4 ये होता है मेथेन। तो मेथेन जो है इसमें कार्बन हाइड्रोजन इस प्रकार से जुड़े होते हैं, तो ये हो गया हमारा संरचना सूत्र, ठीक है। तो आप देख लीजिए, ये आपका अणु सूत्र हुआ, यह मूलानुपाती सूत्र हुआ, ये आपका संरचना सूत्र हुआ। तो इस चैप्टर को इसी जगह समाप्त करते हैं। इसका न्यूमेरिकल जो है मतलब आंकिक प्रश्न है, अगले क्लास में मिलेंगे तो सारा बता देंगे, फिर इसके बाद अगला चैप्टर चलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे क्लास में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद।